नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी प्रीवियस ईयर से क्लासेस चल रही हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, जिसमें हम आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का अपना टॉपिक है जनजातीय आंदोलन। हमारी जितनी भी क्लासेस हो रही हैं वो सभी एनसीईआरटी बेस्ड हो रही हैं, प्रश्नों को एनसीईआरटी बेस्ड लिया गया है और जो भी टॉपिक्स हमने निकाले हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही निकाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से इस क्वेश्चन को छोड़कर भी जाते हैं और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं विद्रोह के बारे में। जो जनजातीय आंदोलन हुए थे उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे संथाली विद्रोह हुआ था, कूका आंदोलन हुआ, कूका विद्रोह हुआ, भील विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह हुआ, सन्यासी विद्रोह हुआ। यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इस टॉपिक को आज की इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैप का यूज़ करेंगे, ट्रिक्स का भी हम बीच बीच में यूज करते रहेंगे, ताकि आपको सारी की सारी जितने भी पॉइंट्स हैं उनको बार बार देखना ना पड़े, सिर्फ ट्रिक से ही आपको याद हो जाएगा। आप कम से कम 2-3 बार वीडियो बनाइएगा, 2-3 बार इसको देखिएगा और नोट्स ज़रूर बनाइएगा। नोट्स को अगर आप रिवाइज करते हैं तो आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं जनजातीय आंदोलन। तो अंग्रेज़ों के आने से पहले अगर हम बात करें, आदिवासी आबादी जो रहती थी हमारी, वो कहाँ पर रहती थी? जंगलों में रहती थी, प्राकृतिक संसाधनों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहा करती थी। यानी कि अंग्रेजों के आने से पहले की ये बात है। तो हम जंगलों में रहा करते थे, प्राकृतिक संसाधनों का यूज करते थे, जिसमें पेड़ पौधे हुए थे, वनस्पतियों का प्रयोग करते थे, पहाड़ वगैरह का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता था और जंगलों में जो झरने होते थे उनका भी प्रयोग काफ़ी हद तक किया जाता था। अंग्रेज़ों ने इंग्लैंड में हो रही औद्योगिक क्रांति, क्योंकि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति थी, को समर्थन देने के लिए जंगलों से कच्चा माल प्राप्त करने की अपनी इच्छा से प्रेरित होकर कुछ शोषणकारी नीतियां बनाई और जिससे आदिवासी समूह में आक्रोश पैदा हो गया। जैसे जो चंदन की लकड़ी है उसको निकालना, ठीक। अब जो महत्वपूर्ण संसाधन थे उनको वो क्या करते थे, या जंगलों से अपने यूज़ में लेते थे, कच्चे माल के तौर पर उनको यूज में लेते थे। प्रारंभ में आदिवासी समूह बिना किसी प्रतिबंध के कृषि, शिकार, मछली पकड़ने और वन उत्पादों का उपयोग करने जैसी गतिविधियों पर निर्भर रहा करते थे, जिसमें क्या है, शिकार का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहता था। जबकि वनों से प्राप्त होने वाली जो उत्पाद थे वो उनके काफ़ी काम के थे और व्यावसायिक कार्यों में इसका प्रयोग अब होने लगा था। आदिवासियों का अपना कानून हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजी राज्य विस्तार के पश्चात उनके व्यक्तिगत कानूनों में पुलिस एवं प्रशासन का हस्तक्षेप होने लगा, जिसके कारण वे दुखी थे। इस वजह से आदिवासी जिनके पास पहले अपनी ज़मीन थी, उनकी अपनी ज़मीन पर भूमिहीन और बंधुआ मजदूरों की स्थिति तक सिमट गई। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों और वन उत्पादों के उपयोग पर कई सीमाएं रखी गईं और खेती को स्थानांतरित करने जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध दिया गया। इससे क्या हुआ, आदिवासियों के प्रति व्यक्तियों की जो आय थी उसमें गिरावट आने लगी। आदिवासी लोगों को दीकू कहते हैं। तो प्रश्न यहाँ से एक एग्जाम के लिए बनता है कि आदिवासी जो बाहरी लोगों को क्या कहते हैं? दीकू कहते हैं, जिसके जिसका जो तात्पर्य था उन लोगों से था जो उन्हें परेशान करते थे, जैसे महाजन, ठेकेदार, जमींदार, अधिकारी आदि हुआ करते थे। इसके अलावा आदिवासियों की सदियों पुरानी धार्मिक प्रथाओं को कम करके ईसाई मिशनरियों के ईसाई धर्म के प्रसार के प्रयासों ने अंग्रेजों के प्रति उनकी नाराजगी को और बढ़ा दिया था। उनके जीने के तरीके में हस्तक्षेप के बाद भारत की विभिन्न क्षेत्रों के विविध जनजातीय समुदायों ने ब्रिटिश शासन के समय में ब्रिटिश भारत सरकार के शोषणकारी और भेदभावपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि भारत में अब जो ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश शासन में जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे, जंगलों से लकड़ियों को जो महत्वपूर्ण थी, जो कच्चे माल के तौर पर जिनको यूज कर सकते थे, शिकार जिनका कर सकते थे, उसका प्रयोग अब वो कच्चे माल के तौर पर करने लगे और इनको अपनी फैक्ट्रियों में व्यवसाय के लिए ले जाने लगे। क्लियर? तो अब जंगलों का प्रयोग कहाँ करने लगे? वो व्यवसाय के तौर पर करने लगे, जिससे भारत में जो लोग रह रहे थे उन पर इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव
देखने को मिल रहा था। तो सबसे पहले हम समझते हैं सन्यासी विद्रोह के बारे में। ये जो सन्यासी विद्रोह है ये कब से कब तक चला? तो 1763 से 1800 ईस्वी तक सन्यासी विद्रोह चला। आंदोलन का समय आपको पता चल ही गया है। और ये मुख्यतः कहाँ पर चला था? तो बंगाल और बिहार प्रांतों में देखने को मिला था। यानी कि इसका सबसे अधिक प्रभाव कहाँ था? बंगाल और बिहार में था सन्यासी विद्रोह का। विद्रोहकारी सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? ये प्रश्न आपसे पूछता है। हो सकता है आपसे डेट ना पूछे, प्रमुख स्थान पूछ सकता है और विद्रोही कार्य पूछ सकता है। तो सन्यासी शंकराचार्य के क्या थे? अनुयायी थे। आंदोलन का कारण क्या था? हिंदू, नागा और गिरी के सशस्त्र सन्यासियों की तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाना। परिणाम हुआ विद्रोह को आखिरकार दबा ही दिया गया। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, जैसे 1763 से 1800 में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध तत्कालीन भारत के कुछ लोगों ने, सन्यासियों ने उग्र आंदोलन किए, जिसे इतिहास में सन्यासी विद्रोह का नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम सन्यासी विद्रोह से उत्पन्न होने वाली प्रमुख घटनाएं, जो कि एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह आंदोलन अधिकांश ब्रिटिश भारत के बंगाल और बिहार प्रांत में हुआ था। तो ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1882 में उनके द्वारा रचित उपन्यास था आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न सन्यासी विद्रोह से यही पूछा जाता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो 1882 में आनंद मठ लिखा गया था, उसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया था। सन्यासी विद्रोह का प्रमुख कारण हिंदू, नागागिरी और सशस्त्र सन्यासियों की तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाना था, और जो सन्यासी थे अधिकतर शंकराचार्य के क्या थे? अनुयायी थे। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं सन्यासी विद्रोह को खत्म करने के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे उस समय वारेन हेस्टिंग, जो भारत के प्रथम गवर्नर माफ कीजिएगा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के तौर पर भी जाने जाते हैं। इसने कई कठोर कदम उठाए। अंग्रेजों द्वारा 1820 ईस्वी तक सन्यासी विद्रोह को क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। तो इसको दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग की थी। ये वारेन हेस्टिंग वही है जिसने आत्महत्या कर ली थी ब्रिटेन में जाकर बाद में, और यही वो वारेन हेस्टिंग है जिस पर महाभियोग की प्रक्रिया भी ब्रिटेन की संसद में चलाई गई थी। तो ये भी प्रश्न आपसे कहीं ना कहीं पूछ ही सकता है। दूसरा है पहाड़िया विद्रोह। 1789 में होता है। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत की आज़ादी के आंदोलन में तिलक मांझी को आद्य विद्रोही का दर्जा प्राप्त है, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहार, बंगाल, उड़ीसा में राजस्व वसूली और जमीन पर कब्जे के खिलाफ पहाड़िया आदिवासियों के आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। तिलक मांझी ने 1780 से 85 के मध्य ब्रिटिश हुकूमत के ऊपर लगातार हमले किए। इसके लिए आदिवासी और अन्य लोगों को एकजुट करना शुरू किया। साल के पेड़ की छाल में गांठ बांधकर गांव-गांव आदिवासियों को एकजुट करने का निमंत्रण भी इसमें भेजा गया था। तिलक मांझी ने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर तो कौन थे? अगस्ट क्लीवलैंड को 1784 में तीर एवं धनुष से जख्मी कर दिया। क्या होगा? तीर एवं धनुष से जख्मी कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसी कारण इन्हें गिरफ्तार कर 1785 में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तिलक मांझी का संबंध किससे है? तो ये प्रश्न पूछ सकता है। भागलपुर से है, और भागलपुर का प्रथम कलेक्टर हुआ करता था अगस्ट क्लीवलैंड, और इसको क्या है? तीर और धनुष से इसने जख्मी किया, जिसके बाद ये मर गया और इनको बाद में फांसी की सज़ा सुना दी गई। बीच चौराहे पर इनको लटका दिया गया। इसके बाद बात करते हैं चुआर विद्रोह की, जो कि 1769 से 1805 ईस्वी तक चलता है। अंग्रेज अधिकारी जंगल महाल के भूमिजों को चुआर या चोवाड़ कहते थे। तो आपसे प्रश्न यही पूछ सकता है कि चुआर किसको कहते थे? तो जंगल महाल के भूमिजों को क्या कहते थे? चुआर या चोवाड़ कहते थे। इसलिए इनके विद्रोह को चुआर विद्रोह कहा गया। चुआर जंगल साफ कर खेती करते थे, पशु पक्षियों का शिकार करते थे, जंगल में पैदा होने वाली वस्तुओं को बेचकर गुजारा करते थे। यह विद्रोह मुख्यतः बंगाल के बांकुड़ा क्षेत्र से शुरू हुआ। इनमें से अधिकांश स्थानीय जमींदारों के यहाँ पाइक यानी कि सिपाही का काम करते थे। वेतन के बदले उन्हें ज़मीन दी जाती थी और पाइका ज़मीन
ये कहलाती थी। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रश्न यहाँ से बहुत कम बनते हैं और जो प्रश्न बनता है मैं उसके बारे में आपको बताता ही चलूँगा। इस विद्रोह का प्रमुख नारा था अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। इसका एक तरीके से ध्येय वाक्य भी कहा जा सकता है। ले गुडियार, कैप्टन फॉप्स और मेजर क्रॉफ्ट को इस विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया था। लगभग 30 वर्षों से अधिक समय तक इस अशांत क्षेत्र में शांति बहाल करने हेतु अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में लोगों की कुछ सुविधाएं देने का भी निर्णय लिया गया था। यानी कि लोक लुभावने वादे करने भी अंग्रेजों ने इसमें शुरू कर दिए। 1805 ईस्वी में जंगल महल जिला के निर्माण के बाद इस क्षेत्र में पुनः एक तरीके से शांति बहाल हो गई। इसके बाद बात करते हैं पागलपंथी विद्रोह के बारे में। समय था 1813 ईस्वी में और इसके संस्थापक थे टीपू। जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ ये विद्रोह किया गया था। यह विद्रोह बंगाल में हुआ। टीपू ने जमींदारों के विरुद्ध यह आंदोलन शुरू किया। पागलपंथी विद्रोह की शुरुआत टीपू ने की थी और पागलपंथी एक प्रकार के अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। यह संप्रदाय उत्तरी बंगाल करमशाह द्वारा चलाया गया था। 1825 ईस्वी में करमशाह के उत्तराधिकारियों पर पुत्र टीपू के जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह किया। यह विद्रोह इस क्षेत्र में 1840 से 1850 तक जारी रहा। जमींदारों एवं साहूकारों के अत्याचारों के खिलाफ करमशाह के पुत्र टीपू ने स्थानीय गारो जनजाति के लोगों के साथ 1813 में विद्रोह किया। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, भील विद्रोह। 1818 में भील विद्रोह जनजाति द्वारा उठाया गया पहला ब्रिटिश प्रतिरोध आंदोलन था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जनजाति का शांतिपूर्ण जीवन एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन ब्रिटिश प्रशासन द्वारा किए गए परिवर्तनों एवं सामंती व्यवस्था ने उन्हें सरकार के खिलाफ उग्र बना दिया। 1818 ईस्वी में सभी भील आदिवासी राज्यों ने एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए ब्रिटिश प्रशासन के साथ हाथ भी मिलाया। अंग्रेज असली मालिक न बन गए, क्योंकि अब उन्हें राज्य के बाहरी और आंतरिक दोनों मामलों में हस्तक्षेप और नीति निर्माण का अधिकार भी सौंप दिया गया था। इसके अलावा भीलों को जंगल में प्रचुर मात्रा में उत्पादित विभिन्न उत्पादों के उपभोग और उपयोग के अधिकारों से वंचित कर दिया गया। इससे जनजाति की अंग्रेजों के खिलाफ नाराजगी बढ़ गई, क्योंकि उन्हें विभिन्न बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा था। ब्रिटिश सरकार ने असंतोष को दबाने के लिए विद्रोह को कुचलने के लिए सेना भी भेज दी थी। घने जंगल में लगातार बढ़ती कठिनाइयों के कारण विद्रोह को पूरी तरह से कुचलने के लिए जंगल में गहराई तक जाने में सक्षम नहीं थे। अंत में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि जिसका नाम था कर्नल वॉल्टर ने आदिवासियों के साथ शांति समझौता किया। मूल निवासियों को उनके विभिन्न करों एवं और उनके वन अधिकारों में रियायत दी गई। अंग्रेज विद्रोह को दबाने का दावा कर सकते थे, फिर भी भीलों के निवास वाले क्षेत्रों में वे कभी भी शांति स्थापित नहीं कर पाए और वो इसमें सक्षम भी नहीं हो पाए। इसके बाद था फैरोजी विद्रोह। 1820 से 1858 तक चलता है, जिसका नेता था दादू मीर। फैराजी लोग शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। यह आंदोलन बंगाल में हुआ। ज़्यादातर आंदोलनों को अगर देखा जाए तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में इस प्रकार के आंदोलन काफ़ी ज़्यादा तौर पर देखे गए हैं। फैराजी लोग शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। मोहम्मद मोहसिन दादू मीर ने अंग्रेजों की ज़बरदस्ती वसूली का प्रतिरोध करने के लिए किसानों को संगठित किया और यह अंग्रेजों एवं जमींदारों के विरुद्ध किसान आंदोलन एक तरीके से था। इसके बाद देखते हैं कोल विद्रोह के बारे में। जनजातीय आंदोलन में कोल विद्रोह का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। कोल भारत में छोटा नागपुर यानी कि झारखंड क्षेत्र के निवासी थे। अंग्रेजों के आगमन से पहले वे अपने पारंपरिक प्रमुखों के अधीन पूर्ण स्वायत्तता का आनंद लेते थे, लेकिन अंग्रेजों की सत्ता में आने के बाद यह प्रथा उलट गई। ब्रिटिश सरकार ने गैर आदिवासी साहूकारों, जमींदारों और व्यापारियों की अवधारणा भी पेश की। तो ये काफ़ी था कोल विद्रोह से संबंधित था। इसमें से जो प्रश्न पूछता है वो है ब्रिटिश न्यायिक नीतियों में उनके संकट की ओर बढ़ा दिया। यहाँ देखेंगे इस विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था, तो बुद्धू भगत था। प्रश्न यही बनता है सिर्फ कि कोल विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था, तो बुद्धू भगत
कोल विद्रोह का प्रमुख नेता था। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। इसके बाद देखते हैं खासी विद्रोह। खासी विद्रोह 1830 से 1833 के बीच उत्तर पूर्वी पहाड़ी पर हुआ। खासी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? असम में हुआ था। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, खासी विद्रोह से संबंधित क्षेत्र पूछ सकता है असम। इस विद्रोह का प्रमुख कारण ब्रिटिशों द्वारा वहाँ की स्थानीय जनजातियों को जबरन सड़क निर्माण में लगाया जाना था, जिसके विरोध में उन्होंने यह विद्रोह किया। इस विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तीरथ सिंह ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो खासी विद्रोह का। और 1883 में ब्रिटिश सेना द्वारा इस विद्रोह को भी क्या कर दिया गया? कुचल दिया गया। लगभग 3 साल तक ये विद्रोह चला। 3 साल में ही इसको अंग्रेजों द्वारा इसको निपटा दिया गया। अब जो भी विद्रोह हमने पढ़े हैं उनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है सन्यासी विद्रोह के बाद दूसरा जो विद्रोह आता है वो है कूका विद्रोह। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, आप लोग कॉपी में स्टार बना लीजिएगा। कूका विद्रोह। कूका विद्रोह की शुरुआत पंजाब के एक धार्मिक आंदोलन के रूप में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे यह विद्रोह राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। यह विद्रोह भी अंग्रेजों के विरुद्ध ही था। सिखों के नामधारी संप्रदाय के लोग कूका भी कहलाते थे और इन्हीं के द्वारा कूका विद्रोह शुरू किया गया। कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल, इनको सियान साहब भी कहा जाता था, एवं उनके शिष्य बालक सिंह और राम सिंह के द्वारा पश्चिमी पंजाब में की गई थी। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है। कूका लोगों ने पूरे पंजाब को 22 जिलों में बांटकर अपनी समानांतर सरकार बना डाली। अधूरी तैयारियों में विद्रोह भड़क उठा, इसी कारण वह दबा दिया गया। 1882 में आंदोलन का एक प्रमुख नेता राम सिंह, इंपॉर्टेंट है, राम सिंह को अंग्रेजों द्वारा रंगून निर्वासित कर दिया गया और 1885 में उसकी मृत्यु हुई। तो राम सिंह प्रमुख नेता था जो कि कूको विद्रोह से संबंधित था। इंपॉर्टेंट है, बिना नेता ये आंदोलन कमज़ोर पड़ गया और धीरे धीरे पूर्णतः खत्म हो गया। इसके बाद आता है खोंड विद्रोह। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। उड़ीसा में हुआ था और खोंड विद्रोह है। चक्र बिसोई खोंड लोगों के नेता थे। तो चक्र बिसोई खोंड, उनके विद्रोह का मुख्य कारण था मरिया यानी कि बलिदान की प्रथा को दबाने का अंग्रेजों का प्रयास था। बदले में जमींदारों एवं साहूकारों की आमद के साथ नए करों को पेश करना था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद जो आता है संताल विद्रोह, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए आपके पेपर में छपने वाला है। संताल विद्रोह संथाल जनजाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारी प्रणाली दोनों के खिलाफ वर्तमान झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में एक विद्रोह था। विद्रोह का नेतृत्व 4 सहोदर भाइयों ने किया, जिसमें सिद्धू, कानू, चांद और भैरव ने किया। किसने किया? सिद्धू, कानू, चांद और भैरव ने किया। संथालों ने मुख्य रूप से राजमहल, भागलपुर के बीच के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जिसे दमन ए कोह के नाम से जाना जाता है। किसके? दमन ए कोह। इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न यहाँ से सिद्धू, कानू, चांद, भैरव से प्रश्न पूछता है और इसका क्षेत्र कौन सा था? झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार का क्षेत्र था। ये प्रश्न पूछता है और जिसे क्या है, दमन ए कोह के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने भारी लोगों के खिलाफ भी विद्रोह किया, जिसे उन्हें दिकू कहा। इनका प्राथमिक उद्देश्य विदेशी या ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से सफाया करना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। 1855 से 1856 में हुआ था। पुलिस कर्मियों, जमींदारों, राजस्व और अदालत के अधिकारियों द्वारा संथाल लोगों पर किए गए शोषण ने उनके आक्रोश को और भी बढ़ा दिया था। साहूकारों ने संथालों से 50 से 500% तक की अत्यधिक ब्याज दर वसूल की। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार ने भी गरीब संथालों के साथ न्याय करने के बजाय उत्पीड़कों को शरण दी। 1855 में 10,000 से अधिक संथालों ने औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन 1856 में अंततः ब्रिटिश सरकार ने पकड़ लिया और आंदोलन को बेरहमी से इनके दबा दिया गया। इसके बाद आता है मुंडा विद्रोह। मुंडा लोगों ने अंग्रेजों की जबरदस्त शिकस्त दी थी। वह विद्रोह 1895 में प्रारंभ हुआ, 1901 ईस्वी तक चलता रहा। मुंडाओं के विद्रोह का क्षेत्र भी छोटा नागपुर का पठार यानी कि झारखंड था। इनका प्रमुख नेता था बिरसा मुंडा। इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए बिरसा मुंडा। इसे उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। तो उल गुलान विद्रोह किसको कहा जाता है? मुंडा विद्रोह को भी कहा जाता है। मुंडाओं में सामूहिक खेती को प्रचलन था। इस तरह की खेती को खुटकुटी कहा जाता था। तो यहाँ से प्रश्न जो इम्पोर्टेंट था वो था बिरसा मुंडा, और जिसे उल गुलान विद्रोह भी कहते हैं मुंडा विद्रोह को। यही प्रश्न आता है
और इसमें प्रमुख जो स्थान था छोटा नागपुर का पठार था, महाराष्ट्र में आज का पड़ता है। फिर यहाँ से मुझ में ईश्वर का दिव्य शक्तियाँ हैं, इस प्रकार के यहाँ स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं। जैसे बिरसा मुंडा का उदय एक चमत्कारी नेताओं के रूप में हुआ। बिरसा मुंडा लोगों को विश्वास दिलाते थे कि ईश्वर ने मुझे अपना दूत बनाकर तुम्हारे पास भेजा है, मुझ में ईश्वर का दिव्य शक्तियाँ हैं, मैं तुम्हें शोषण और अन्याय से मुक्त कराऊंगा। धीरे धीरे लोगों में यह विश्वास बढ़ता गया कि वास्तव में बिरसा मुंडा में कोई चमत्कारी शक्तियाँ हैं और ये इन दिक्कुओं को भगा सकता है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर मुंडा विद्रोह कंप्लीट हुआ। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो विद्रोह थे उनके बारे में हमने आपको बताया। तो हमने कोल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, चुआर विद्रोह, पागलमती विद्रोह, भील, मुंडा खासी, कुका संताली विद्रोह के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मॉडर्न हिस्ट्री के किसी टॉपिक के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।